हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल स्टडी टेम्पल अ वे ऑफ अचीवर में स्वागत है। आज मैं आपके लिए BSSC CGL 3 एग्ज़ाम्स के बेहतर तैयारी के लिए एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट 2 का कंटेंट लेकर आया हूं। जिन्होंने इस प्रैक्टिस सेट को नहीं पढ़ा तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, और जिन्होंने ये सेट पहले बना चुके हैं उनके रिवीजन के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और अपने दोस्तों को शेयर कर हमारा सपोर्ट ज़रूर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीयों को ही प्राप्त है? ठीक है, यानी ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सा मूल अधिकार जो है सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है? तो पहला ऑप्शन क्या है? अनुच्छेद 15 में प्रदत्त मूल अधिकार, अनुच्छेद 16 में प्रदत्त मूल अधिकार, अनुच्छेद 19 में प्रदत्त मूल अधिकार, या इनमें से सभी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ये तीनों ऑप्शन जो है ना सही है। ये तीनों ऑप्शन जो हैं आपको, ये जितने भी तीनों मतलब जो अधिकार है ये सिर्फ भारतीयों को ही क्या है, भारत के जो नागरिकता प्राप्त है उन्हीं को ये मिल रही है, किसी और विदेशी को ये नागरिक मतलब मूल अधिकार जो है नहीं मिलती है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न कथन पर विचार करें। पहला क्या है इसमें कथन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, जो कि गलत है। राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम 35 वर्ष आयु होनी आवश्यक है। चलिए अगला कथन क्या है, राज्यसभा स्थायी सदन है लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पद मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, तो इन तीनों कथनों में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? ठीक है, गलत जवाब बताना है। तो इसमें क्या है, इसका सही जवाब होगा आंसर आपका ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। ठीक है, उपर्युक्त सभी, यानी कि तीनों ऑप्शन क्या है, गलत है। ठीक है दोस्तों, देखिए इसका कार्यकाल क्या होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, और ये प्रति 2 महीने में, ठीक है, 2 साल पर 1/3, ठीक है, प्रति 2 साल पर 1/3 सदस्य का क्या किया जाता है, पद मुक्त किया जाता है, और इसकी कम से कम आयु 30 वर्ष की होनी चाहिए। ठीक है, ये सही जवाब है तीनों में, यानी कि तीनों कथन क्या है, गलत है। चलिए अगला क्या है, अगला प्रश्न है, धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? ठीक है, अगला सवाल क्या था, धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? तो 14 दिनों तक रोक सकती है। ठीक है, राज्यसभा इसे 14 दिनों तक रोक सकती है। हालांकि रोके ना रोके इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित कर ही दिया जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा कब? तो इसमें पढ़ते हैं, भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद पर धारण किया हो या लगातार 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो। दूसरा कथन क्या है, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो। तो इनमें से जो है कौन सा कथन सही है? ठीक है, सही बताना है तो केवल एक कथन। ठीक है, ये जो है ना पहला सही है, दूसरा नहीं। चलिए अगला है, वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 2 माह के अंतर। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया? ठीक है, तो ये जो अविश्वास प्रस्ताव है कब लाया गया था? तो 1963 में, ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब है। चलिए अगला है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, अनुच्छेद 37। चलिए अगला प्रश्न है, चिल्लैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया है? ठीक है, चिल्लैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1991। ठीक है, ऑप्शन बी 1991 में इसका गठन हुआ है।
अगला प्रश्न है, निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन चमड़ा उत्पादन से है? ठीक है, किस क्रांति का? तो इसका सही जवाब है भूरी क्रांति। ठीक है, चमड़ा से संबंधित कौन सी क्रांति हुई थी? भूरी क्रांति। अगला है, एक धन जो आसानी से विदेशों में से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे इस प्रकार से कैसे जाना जाता है? तो इसे कहते हैं आपको हॉट मनी। ठीक है, कौन सा मनी? हॉट मनी। चलिए अगला सवाल है, गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य जो है एफआरपी अनुमोदित करता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन ए आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति। ठीक है, आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति। दोस्तों मैं पूरे ऑप्शन को मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, इसलिए कि इस तरह से अगर करूँगा तो वीडियो जो है काफ़ी लंबी बन जाएगी, इसलिए डायरेक्ट मैं आंसर को ही बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, क्या असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? ठीक है, असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी, ये शामिल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए अगला है, दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? दांडी मार्च की समाप्ति जो है वो कब हुई थी? तो 13 का क्या होगा? ऑप्शन सी 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। चलिए अगला क्या है, प्रश्न पढ़ते हैं। अगला है, गांधी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है। ठीक है, तो इसका सही क्या होगा? मिलान देखना है। तो चौरा चौरी घटना 5 फरवरी 1922 को हुई थी, तो इसका सही जवाब होगा आपका 14 का जो डी है ना, वो क्या है ना, सही मिलान नहीं है। ठीक है, चौरा चौरी घटना 5 फरवरी 1922 को हुई थी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुई थी। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुई थी। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च 1942 को नहीं हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्या है, आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया था? तो इसका सही जवाब है 15 का बी 21 अक्टूबर 1943 को। चलिए अगला, सती प्रथा का उन्मूलन किया गया है। सती प्रथा का उन्मूलन जो है इसका जो कब किया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1829 को नियम 17 के द्वारा किया गया। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे बढ़िया से याद कर लीजिएगा। ठीक है, हो सकता है आपको किसी भी एग्जाम में पूछ लिया जा सकते। चलिए अगला है, बहावियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? ठीक है, तो इसका सही जवाब है लॉर्ड एल्गिन प्रथम का। ठीक है, लॉर्ड एल्गिन प्रथम, ऑप्शन बी 17 का ऑप्शन बी। चलिए 18वां प्रश्न है, त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन राजवंश शामिल नहीं थे? ठीक है, तो त्रिपक्षीय में कौन शामिल नहीं थे? तो ऑप्शन इन में कौन सा होगा सही? 18 का सी पल्लव इसमें शामिल नहीं थे, पल्लव वंश में शामिल नहीं थे। कौन कौन से शामिल? पाल थे, राष्ट्रकूट और प्रतिहार। चलिए अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं, इनमें शवों में के सिर किस दिशा में रखे मिले हैं? ठीक है, इसका मेरे ख्याल से सही जवाब उत्तर दिशा होना चाहिए। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा? उत्तर दिशा। ठीक है, ऑप्शन ए। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म को 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया था? ठीक है, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का जो है ना 2 संप्रदायों में, हीनयान और महायान में क्या हो गया था? विभाजन हो गया था। तो इसका सही जवाब है चतुर्थ, डी, ऑप्शन डी, चतुर्थ में। चलिए, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई थी? तो ये इसका ऑप्शन सही जवाब होगा रिजुपालिका नदी पे। ठीक है, चलिए अगला है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन हैं? ठीक है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? 22 का सी मखली पुत्र। ठीक है, मखली पुत्र। चलिए अगला है, किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम कहा जाता है? तो स्थापत्य कला का स्वर्णिम किसे कहा जाता है? किस मुगल शासक के शासनकाल को? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी शाहजहां। ठीक है, ऑप्शन सी। मुगल काल में मुहत्तसिब, ठीक है, मुहत्तसिब कौन था? मुगल काल में मुहत्तसिब कौन थे? तो इसका 24 का ऑप्शन डी, यानी कि आचरण अधिकारी थे ये। ठीक है, ऑप्शन डी।
चलिए अगला है दीवाने अर्ज किस विभाग से संबंधित है? तो दीवाने अर्ज जो है ना, ये 25 का ऑप्शन सी सैन्य विभाग से संबंधित था। चलिए बसावन व दशावंत, ठीक है, किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? तो इसका 26 का क्या होगा ऑप्शन बी, 26 का ऑप्शन बी अकबर। चलिए अगला क्या है, इसमें थोड़ा सा और नीचे कर देता हूँ। क्या है, परमाणु गृह विद्युत गृह दिया गया है और उसके राज्य दिए गए, ठीक है। इसमें कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है। चलिए तो पढ़ते हैं इसमें। नरोरा कहाँ है? नरोरा तो उत्तर प्रदेश में, ये सही है। काकड़ा कुंडलवन कर्नाटक लिखा है जो कि गलत है, ठीक है। कुंडन कुलन कर्नाटक में नहीं है। काकड़ापारा गुजरात में है, ताप्ती नदी पर। तारापुर महाराष्ट्र में है। इसका ऑप्शन बी जो है कि गलत है, ठीक है, गलत सुमेलित है। चलिए 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। 28 का ऑप्शन क्या होगा? ए। अगला है निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन क्या है? ईंधन का ऊष्मीय मान उच्च होना। अगला है जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अवशिष्ट व हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए। और क्या है? ईंधन का प्रज्वलन ताप ना तो कम और ना ही ज़्यादा होना चाहिए, या इनमें से सभी। तो ये कौन सा गुण नहीं होना चाहिए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। कौन सा? जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अवशिष्ट व हानिकारक गैसों को उत्सर्जन नहीं करना चाहिए। ये अच्छे ईंधन का मतलब कि गुण नहीं है। चलिए सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है कुछ विटामिन दिए हैं, और सूची 2 में उससे मतलब कि क्या बोलता है, कमी से क्या होता है, ठीक है, कौन सा रोग होता है उसकी सूची दी है। तो इसमें से सुमेलित करना यानी मैच करना है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन मैं बता देता हूँ, ठीक है। चलिए विटामिन B7, विटामिन B7 में क्या है? बालों का झड़ना यानी कि A3। विटामिन B12 से क्या होती है? विटामिन B12 से तो ये आपका प्राणी अरक्तता होना, ठीक है, प्रणाशी अरक्तता होना यानी कि 1। विटामिन ई की कमी से बांझपन होती है, ठीक है, बांझपन विटामिन ई की कमी से होती है। और विटामिन के कमी से रक्त का थक्का जमना, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला है तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? ठीक है, तो ये तारों की मध्य इकाई दूरी क्या से है? किस चीज़ से किया जाता है? गैलेक्टिक इकाई से, ठीक है, गैलेक्टिक इकाई तारों के बीच की दूरी, ठीक है। ऐसे तो प्रकाश वर्ष मतलब कि ब्रह्मांड में जितनी भी दूरियां होते हैं ना, प्रकाश वर्ष से मापी जाती है, लेकिन तारों की मध्य दूरी किसकी की इकाई क्या है करने? तो गैलेक्टिक इकाई। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? ठीक है, तो कौन सा रोग है? वर्णांधता, ठीक है, वर्णांधता जो है वो आपको पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम देखा जाता है। चलिए अगला है हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है, और यह निम्न में से किसका वहन करता है? तो हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन का वहन करता है, लगभग सभी लोग को पता होगा, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न है किस पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है? तो इसका क्या है? आवश्यक ऊष्मा की मात्रा जो है ना, ये गुप्त ऊष्मा, ठीक है, गुप्त ऊष्मा, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्या है? निम्नलिखित कोशिकांग में से किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? यानी कि न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है तो वो जीव द्रव्य में नहीं पाया जाता है, ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है जीव द्रव्य में, यानी कि ऑप्शन डी, ऑप्शन डी जीव द्रव्य में। चलिए अगला है निम्न में से कौन विटामिन ए का अच्छा स्रोत है? ठीक है, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या होगा? तो इसका सही जवाब है जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे, ठीक है, यानी कि मानव गुर्दे जितने भी जीव हैं उनके गुर्दे में विटामिन ए भरपूर मात्रा में। देखिए आम में क्या नहीं है, आम पके हुए आम में विटामिन ए होती है, लेकिन कच्चे आम में विटामिन सी होती है, ठीक है, पालक में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। चलिए अगला है सूची 1 और सूची 2 की मिलान करें। इसमें क्या है? इसका मिलान करना है, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं पहले प्रतिरोध, और उसके एक तरफ दिया हुआ है यूनिट उसका यूनिट दिया हुआ है दूसरे सूची में, और इस तरफ दिया हुआ आपको
मतलब कोई फिजिक्स से रिलेटेड चीज़ है उनका यूनिट उस तरफ सूची 2 में दिया है। तो चलिए, प्रतिरोध को ओम में मापा जाता है ए का 4, विद्युत प्रवाह को एम्पियर में मापा जाता है, ठीक है, बल को न्यूटन में और पावर को वाट में। यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही जवाब? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बी, डी नहीं बी। चलिए, धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? तो सब धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला होता है लिथियम, ऑप्शन बी, ठीक है, 38 का ऑप्शन बी लिथियम। चलिए, 39वां प्रश्न है, प्राकृतिक रबर में के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका ऑप्शन क्या होगा, पढ़ लेते हैं। यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं, ये तो सही है, ऑप्शन है। अगला क्या है, यह एक कृत्रिम बहुलक है और इसमें लोचदार गुण नहीं होते, यही लोचदार गुण तो रबर में होते ही हैं। यह एक बहुलक नहीं है, बहुलक तो होती ही है रबर, ये भी गलत हो गया। यह एक प्राकृतिक बहुलक है, ये तो इसके लिए लोचदार गुण नहीं होते, ये भी गलत है, ठीक है। प्राकृतिक बहुलक होते हैं और लोचदार भी होते हैं, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। चलिए अगला, किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? ठीक है, किसी तत्व का रासायनिक गुण, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या है, ऑप्शन सी। लगभग काफ़ी लोगों को ये जवाब पता होगी। चलिए अगला है, देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? देवप्रयाग जो है किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है भागीरथी और अलकनंदा, ऑप्शन ए, ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा के संगम मिलन पर देवप्रयाग स्थित है। चलिए, निम्नलिखित में से किस राज्य के कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? ठीक है, बीचों बीच मध्य प्रदेश से गुजरती है, ठीक है, 42 का सी। हालांकि आपको मैं बता देता हूँ किन किन राज्यों से होकर ये कर्क रेखा गुजरती है। तो सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आपका हो जाएगा झारखंड, वेस्ट बंगाल, ठीक है, और आपका ये हो जाएगा त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। ये टोटल 8 राज्यों से आपका ये कर्क रेखा गुजरती है। तो बीचों बीच किससे गुजरती है? तो मध्य प्रदेश से, ठीक है। आप मैप में देख सकते हैं, वहाँ से देखिएगा तो मध्य प्रदेश के ठीक बीचों बीच से ये कर्क रेखा गुजरी है, ठीक है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहा जाता है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो ये आपको सर्वाधिक जैव विविधता जो है ये ऑप्शन सी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के पास पाई जाएगी, ठीक है, ऑप्शन सी, माफ कीजिएगा, ऑप्शन सी। चलिए अगला है, निम्नलिखित कौन सुमेलित नहीं है? यानी कि कौन सुमेलित नहीं है, इसमें आपको मिलान करना है, कौन सही जवाब नहीं है। तो देखते हैं, बांधवगढ़ जो है मध्य प्रदेश में है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है और सिमलीपाल ओडिशा में ही है, यानी रोहिला राष्ट्रीय उद्यान गलत है, गुजरात में नहीं है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? ठीक है, यानी कि ठंडी जलधारा नहीं है। तो इसका सही जवाब है अगुलहास, जो कि एक गर्म जलधारा है, ठीक है। बाकी हम्बोल्ट, वेनेजुएला और लेब्राडोर ये ठंडी जलधारा है, ठीक है। ज़्यादातर ठंडी जलधारा जो है ना, महाद्वीप, किसी भी महाद्वीप के पश्चिमी तरफ है, ठीक है। जितने भी ठंडी जलधारा हैं वो हर महाद्वीप के पश्चिमी साइड में बहती है, ये चीज़ को देख लीजिएगा। और यही वजह है कि ज़्यादातर पश्चिमी, हर महाद्वीप के पश्चिमी साइड में ही आपको क्या है, ज़्यादातर आपको रेगिस्तान देखने को मिलते हैं। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? ठीक है, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? कावेरी को, ठीक है, कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा। चलिए, प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? तो ये ज्वालामुखी है, ठीक है, ये ज्वालामुखी का क्या है, एक रूप है, रिंग ऑफ फायर, ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। और हाँ, ये भूकंप के वजह से होती है, ठीक है, यानी ऑप्शन ए भी इसका सही जवाब है। 1 और 2, ठीक है, हमने नीचे ऑप्शन देखा नहीं था, हम इसी 4 में ही देख लिए थे, ठीक है। भूकंप के वजह से वहाँ ज्वालामुखी बहुत ज़्यादा आती है, रिंग ऑफ फायर के रूप बना लेती है, ठीक है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो टकला मकान चीन में है। चलिए, थार भारत में है, भारत के रेगिस्तान का नाम है। आटाकामा चिली में है, गिब्सन अफ्रीका में नहीं है, 48 का डी। चलिए, गिब्सन शायद आपको ऑस्ट्रेलिया में होगा, कंफर्म नहीं पता है इसलिए। चलिए बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, प्रतिरोधात्मक और या घर्षणात्मक बेरोजगारी है, ये किस प्रकार का है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, व्यवसाय रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान
श्रमिक या व्यक्ति को कुछ समय के लिए बेरोजगार होना, ठीक है। जैसे कि कभी क्या होता है ना, रोजगार में, या मान लीजिए नोकिया फ़ोन है, ठीक है, वो अब तो आउटडेटेड हो गई, लेकिन उसमें जो भी कंपनी में जो काम करते थे उनके लिए वो क्या हो गया है, आजकल एंड्रॉयड, उसके जगह पर एंड्रॉयड पे आ गए, तो उनके लिए वो क्या, अब नया नोकिया एंड्रॉयड बनाएगा फ़ोन तब ना। तो उस तब तक के लिए कुछ देर के लिए जो होते हैं ना, कुछ व्यक्ति या कुछ श्रमिक क्या हो जाते हैं ना, जब तक कि वो फ़ोन अपडेटेड नहीं हो जाता तब तक के लिए क्या हो गए थे, वो लोग बेरोजगार हो गए थे। तो ऐसे जगह चीज़ों में जो बेरोजगारी होती है उसी को घर्षणात्मक बेरोजगारी या प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी कहते हैं। यानी कि कुछ देर के लिए बेरोजगारी आ जाती है जब तक कि वो अपडेटेड यानी कि परिवर्तित ना हो जाए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य एमएसपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलिए विचार करते हैं। तो न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है। दूसरा है, न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित की जाती है। अब इसमें क्या है कि नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर को चुनना है। तो इसका क्या होगा, सही उत्तर दोनों सही होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। 50 का ऑप्शन सी, दोनों ऑप्शन जो है वो सही है। चलिए ये चार्ट में आपको कुछ मतलब कि दर्शन स्मरणीय तथ्य हैं जिनको याद कर लीजिएगा। कुछ दर्शन दिए हैं और उसके प्रवर्तक दिए हैं, ठीक है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे जरूर याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट इसका निकाल ले, ठीक है। हम फिर भी बढ़ा देते हैं। इसमें क्या है, योग दर्शन पतंजलि इसके प्रवर्तक है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम, सांख्य दर्शन के कपिल, चरवाक के चरवाक, वैशेषिक के कनाद हैं, ठीक है। पूर्व मीमांसा की जैमिनी और उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक कौन है, बदरायन। चलिए विभिन्न संप्रदाय एवं उनके संस्थापक, ये काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसको खास कर याद कीजिएगा, कहीं नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट आप निकाल कर रख सकते हैं ताकि बाद में आप याद कर सकें, ठीक है। और एग्ज़ाम से पहले ये सब पढ़ लें, हो सके आपको एग्ज़ाम में पूछ दे, ठीक है। बीएसएससी बीपीएससी इन सब में कहीं भी पूछी जा सकती है, रेलवे में। चलिए अगला है, आजीवक संप्रदाय मखली पुत्र घोषाल, अनिस्यवादी संजय विट्ठली पुत्र, भौतिकीवादी पकुध कचायन और घोर अक्रियावादी के प्रवर्तक कौन है, तो पूरन कश्यप। चलिए दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो कमेंट कर कर लिख कर जरूर बताएं। आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप इसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले कंटेंट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलिए जय हिंद।